लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे बच्चे बताएंगे आप सब कैसे हैं। प्रतिमा, अभिषेक यादव, मनीष कुमार, राखी चौधरी, सुधाकर पांडे, सौम्या सिंह, मनीषा कुमारी, मनोज बघेल, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चे आज की इतिहास की इस क्लास में। और हिस्ट्री की इस क्लास में बच्चे आपको एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि अभी हम पढ़ रहे हैं किन के बारे में। आज पढ़ने वाले हैं राजगुरु और सुखदेव जी के बारे में, और चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। और इसके बाद में जब भारत आज़ाद हुआ उसके समय की जो प्रमुख मिशन और योजनाएं थी मैं वो आपको कल करा रहूँगा। तो आप देखोगे इसके साथ ही हम आधुनिक इतिहास को ख़त्म कर लेंगे। बचेगा क्या क्या हमारा जो हमको पढ़ना है अभी। अभी मैं आपको सिख साम्राज्य पढ़ाऊंगा जो मैंने आपसे बोला था। ठीक है, कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था मैंने आपसे बोला था वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा दक्षिण के राजवंश जो मैंने आपसे बोला था। और चौथी क्लास हम लेंगे सिक्कों के अध्ययन की। तो कुल मिलाकर के कितनी क्लास होंगी ये? 5 से 6 क्लास होंगी। और फिर इतिहास खत्म और बाय बाय। मिस करोगे बाद में? नहीं करोगे। शिवराम हरि राजगुरु, जन्म कहाँ हुआ भैया इनका? जन्म हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, याद रख लेना। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। दोनों ही हमारे क्रांतिकारी। जब हम भगत सिंह जी को पढ़ते हैं तो इन दोनों क्रांतिकारियों का भी उतना ही योगदान है। ठीक है, दोनों के ही विचारों के पिताजी पिताजी जो हैं वो बाल्यकाल में एक्सपायर हो गए। जैसे आप देखोगे शिवराम राजगुरु जी के पिताजी जब ये 6 साल के थे, सुखदेव थापर के पिताजी जब ये 3 साल के थे। तो उम्र भी लगभग बराबर है भगत सिंह जी के बराबर। चलो भाई, क्या बोला? पुणे महाराष्ट्र में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था हरि नारायण। पिता का नाम क्या है? हरि नारायण। और ऐसे पिता को याद करना बहुत जरूरी है। और नाम तो उनका कम से कम बनता है, परीक्षा में तो नहीं बन पूछा जाएगा लेकिन बच्चे बनता तो है कि ऐसे वीर सपूत जिन्होंने जन्मे। ठीक है, माता कौन थी? पार्वती बाई। आप नहीं चाहोगे कि आपके माता पिता का नाम लिया जाए कभी? है? सिर फक्र से ऊंचा होना चाहिए। क्या बोलोगे? पुणे में जन्म हुआ, पिता है हरि नारायण, माता है पार्वती बाई। जन्म 24 अगस्त 1908। 24 अगस्त 1908। और शहीदी है इनकी भगत सिंह के साथ में ही है, सभी लोग जानते हैं। इकट्ठे जाना जाता है ना तीनों लोगों को, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव। 23 मार्च 1931। क्या बोलोगे? 23 मार्च 1931। ठीक है। और किस संगठन में काम करते थे? आप लोग मुझे बताओ, भगत सिंह जी कौन से संगठन में जुड़े हुए थे, किस संगठन में काम करते थे? बोलेंगे फटाफट से? स्टैटिक पढ़ाऊंगा बच्चे, मैं ही पढ़ाऊंगा स्टैटिक जी के, निश्चिंत रहें। क्या बोलोगे? शहीदी 23 मार्च 1931 को है इनकी। संगठन कौन से संगठन से जुड़े हुए थे? तो याद रख लेना, HSRA के सक्रिय सदस्य थे। HSRA के सक्रिय सदस्य थे। आप लोगों को पता हो, जब मैंने बताया था भगत सिंह जी जब बंगाल गए, भगत सिंह जब बंगाल गए तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। तो ये जो क्रांतिकारी थे अपने नाम बदल के काम करते थे। और आपसे पूछा जाएगा कि छद्म नाम, छद्म नाम का मतलब होता है भैया झूठा नाम, अपनी पहचान बदलते हैं जब, छद्म नाम, है ना। और ये छद्म नाम इनका था रघुनाथ। तो आपसे पूछ सकते हैं भारतीय इतिहास में छद्म नाम रघुनाथ किसका था? रघुनाथ नाम से इन्होंने क्रिया की। ठीक है। और एक चीज याद रखनी है, क्या? हुसैनपुर में इनका दाह संस्कार हुआ था। हुसैनपुर में दाह संस्कार, शायद ये चीज मैंने आपको वहां नहीं बताई थी भगत सिंह जी में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इनको फांसी तो एक दिन पहले लगा दी गई। और अंग्रेज चुपचाप से क्या करना चाह रहे थे? इनका दाह संस्कार करना चाह रहे थे, जहां भीड़ पहुंच गई, जहां भीड़ पहुंच गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आजीवन कारावास नहीं हुआ यार, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ फांसी हुई है। शर्म की बात है, आप ये भी नहीं जानते हो। चलो, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई परेशानी भी है? बोलेंगे, सारी बातें याद रखेंगे। सुखदेव थापर की बात आती है तो क्या बोलोगे? पिता कौन है? पिता रामलाल। बोलो एक बार, पिता रामलाल।
माता रली देवी, रली देवी। सुखदेव की माता का क्या नाम था? रली देवी। देखो यार क्या क्या प्रश्न पूछते हैं गुरुजी, हम होलिका क्यों जलाते हैं? अरे यार क्लास क्या चल रही है, इसको ब्लॉक कर दो। ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, जो फालतू की इधर उधर कमेंट करता है ना, ऐसा नहीं, जो टॉपिक का पूछ रहा है उसको नहीं। होलिका, होली, प्यार मोहब्बत वाले, इनको खत्म करो सबको। बहुत बढ़िया सुमित भाटी जी, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, ऐसे ही समझते रहे। वेरी गुड। चिट्टागोंग मूवी देखी, पूरा टॉपिक समझ आ गया, बिल्कुल ऐसे ही रिसर्च करते रहो। क्या बोला? सुखदेव थापर। इनका जन्म कब हुआ? 15 मई 1907। बोलो। 15 मई 1907, 1907। शहीदी कब की है इनकी? भगत सिंह के साथ ही है। 23 मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल, ये तो सब जानती हैं। 23 मार्च 1931, ठीक है। ये भगत सिंह जी के साथ पढ़े थे। कौन है ये? ये थे आपके सहपाठी। और भगत सिंह कौन से कॉलेज में पढ़ते थे? लाहौर नेशनल कॉलेज में। लाहौर नेशनल कॉलेज में। देख रहे हो, वर्ष भी वही है, 1907। एक ही वर्ष में, उसी वर्ष पैदा हुए और शहीद भी उसी वर्ष हुए। तो क्या बोलोगे? लाहौर नेशनल कॉलेज में, लाहौर नेशनल कॉलेज में भगत सिंह के साथ पढ़ते थे। लाहौर नेशनल कॉलेज में भगत सिंह के साथ पढ़ते थे। बोलेंगे फटाफट से। अंग्रेज बच्चे इनकी बॉडी को जलाना चाह रहे थे, लेकिन भीड़ पहुंच गई और भीड़ ने वहां अंग्रेजों को, जो सैनिक थे, उनको मार पीट के भगा दिया। और फिर विधिपूर्ण हुसैनपुर, जो पंजाब में पड़ता है, वहां दाह संस्कार इनका किया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। यूपीजी के मैं नहीं पढ़ाऊंगा भैया, यूपीजी के मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं। मंत्र बोले आप, कोई भी लोग नहीं बोले इस बारे में, ठीक है। चलो, वर्ल्ड वार भी पढ़ोगे? फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक है, पढ़ा दूंगा दोनों। एक क्लास में फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार दोनों के ऊपर लेकर आऊंगा, ठीक है, डन। घबराओ नहीं, अभी कोई परीक्षा थोड़ी है कि हमको भागना है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बोल देना मुझे, जो टॉपिक आपको पढ़ने हो मैं पढ़ा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पढ़ाऊंगा या लास्ट क्लास हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। आप बोल देना, मैं आपके संपर्क में रहूंगा। जो मुझे लगेगा कि भाई हाँ, ये टॉपिक जरूरी है और बच्चे पढ़ना भी चाह रहे हैं, है ना, तो वो मैं पढ़ा दूंगा। लाहौर नेशनल कॉलेज में भगत सिंह के साथ ये पढ़ते थे भैया, इस बात को याद रख लेना है। और एचएसआरए जो थे ना, हिंदुस्तान कब गठन हुआ था ये बताओ, तब जानूंगा कि एचएसआरए जानते भी हो या भूल गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एचआरए तो था 1924 में, जिसकी स्थापना कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। लेकिन जब एचआरए की एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा कड़ा प्रशासन लगा दिया अंग्रेजों ने, तो उसको नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नया नाम उसका एचएसआरए कर दिया गया था, ठीक है। एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसकी कमांड कौन देख रहे थे? मुख्य तौर से चंद्रशेखर आजाद जी इसकी कमांड को देख रहे थे। तो एचएसआरए में जो पंजाब समिति की कमांड थी, किसकी? पंजाब समिति की कमांड। देखो, एचएसआरए का प्रचार प्रसार का जो जिम्मा है, प्रचार प्रसार का जिम्मा तो था किसके पास में? भगत सिंह के पास में था, ये बात याद रख लेनी है। और पंजाब समिति की जो कमांड थी, यानी पूरे सिर्फ पंजाब की जो कमांड थी, वो सुखदेव को सौंपी गई। किसके द्वारा सौंपी गई? चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा सौंपी गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे 1928 आंसर कर रहे हैं, बहुत गजब। 1925 वालों तुम सारे गलत हो। 1925 में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या बनी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी, ठीक है। एचएसआरए में पंजाब समिति की कमांड इनको सौंपी गई, ये बातें याद रख लेनी है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं भैया। चलो, तीसरे क्रांतिकारी कौन है हमारे? चंद्रशेखर आजाद। कौन है? चंद्रशेखर आजाद। पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे सभी लोग, और मतलब खौफ था इनका एक। खौफ समझते हो? ये जितने भी क्रांतिकारियों के नाम आप पढ़ रहे हैं ना,
जितने भी क्रांतिकारी भगत सिंह किनके द्वारा तैयार किए गए? चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। विचारधारा उनकी थी। सुखदेव, है ना, राजगुरु, बहुत सारे क्रांतिकारियों को तैयार किया और लीड किया बहुत सारी घटनाओं को। चाहे वो आपका काकोरी कांड हो, काकोरी कांड में भी प्रमुख व्यक्ति कौन थे? यही थे, फरार हो गए थे वहां से, है ना। ये साई की तरह रहते थे किसी भी एक्टिविटी में। जिस समय वो लोग सैंडर्स की हत्या करने गए ना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तब भी ये उनके साथ थे साई की तरह। और जब वो गार्ड भागा था ना, गार्ड जो स्कॉट को वो लोग मारने गए थे और सैंडर्स की हत्या कर दी थी, तो सैंडर्स का जो गार्ड था, वो गार्ड ने पीछा किया इनका, तो उस समय उस गार्ड की जो हत्या की थी वो चंद्रशेखर आजाद ने की। तो अपने क्रांतिकारियों को अकेला नहीं छोड़ते थे, उनके साथ पूरी प्लानिंग से और काम करते थे बराबर, है ना। तो क्या बोलते थे? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जन्म स्थान की बात करें, चंद्रशेखर आजाद जन्म स्थान एमपी। कहां हुआ था जन्म इनका? मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 23 जुलाई को। 23 जुलाई 1906 से 23 जुलाई 1906 से 27 फरवरी 1931 तक का इनका जीवन है। कोई बहुत बड़ा जीवन नहीं है, ठीक है। 23 जुलाई 1906, 27 फरवरी 1931 ये इनकी शहीदी है। और ये क्या है? इनका जन्मदिन है, जन्म। तो समझना बात को। क्या चंद्रशेखर आजाद का स्लोगन था? दुश्मन की गोलियों का सामना किया है और करते रहेंगे। बोलना, दुश्मन की गोलियों का सामना किया है और करते रहेंगे। हम आजाद थे और आजाद रहेंगे। हम आजाद थे और आजाद रहेंगे। ऐसी नहीं है बच्चे। असहयोग आंदोलन के समय इनकी उम्र कितनी होगी लगभग बताना? असहयोग आंदोलन जानते हो सभी? 1920 में चला। असहयोग आंदोलन से जब गांधी जी ने क्या निवेदन किया कि सभी छात्र जुड़ जाएं, तो चंद्रशेखर आजाद भी छात्रों की एक टोली लेकर के शामिल हो गए। टोली लेकर शामिल हो गए तो पकड़े गए तो 15 बैत की सजा मिली। नेहरू जी ने लिखा इनके बारे में कि हर बैत पर जब जब एक एक बैत चंद्रशेखर आजाद को लगती रही, तब उस बच्चे ने, 14 साल के बच्चे ने सिर्फ एक आवाज निकाली, भारत माता की जय। क्या बोलोगे? भारत माता की जय। यहां आएंगे बच्चे। मैंने क्या बोला? असहयोग आंदोलन 1924, 1924 क्या हुआ था? एचआरए का गठन हुआ। एचआरए का गठन हुआ, सभी जानते सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया। तो क्या बोलेंगे? 1924 में एचआरए से जुड़े, एचआरए से जुड़े। और आप सभी जानते हो, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को किसको अंजाम दे दिया इन्होंने? काकोरी को अंजाम दे दिया। लेकिन जब एचआरए से ये जुड़े तो इन लोगों को धन की आवश्यकता थी। कोई भी क्रांतिकारी संगठन चलेगा तो पैसों की तो आवश्यकता थी। पैसे की आवश्यकता के लिए इन्होंने आसपास के जितने भी गांव थे उनमें जो रईस लोग थे, अमीर लोग थे, उनको लूटने का प्लान बना लिया। मैंने बोला ना, एचआरए के लोगों को लोग लुटेरे कहते थे क्योंकि अमीरों को लूटते थे। ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे जो ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे, अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। तो ऐसे लोगों को ये क्या करते थे? निशाना बनाते थे अपना। और इधर प्रण था इनका। जैसे एक बड़ा अच्छा किस्सा है कि चंद्रशेखर आजाद ने यह प्रण ले लिया कि किसी औरत पे हाथ नहीं उठाना है। औरत पे हाथ नहीं उठाना है, तो जब डकैती डाल रहे थे तो ये पिस्तौल रखते थे, इनकी पिस्तौल छीन ली एक औरत ने। अब तो हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। अब हाथ ऊपर करके ऐसे खड़े हैं तो फिर क्या बोलेगी भैया औरत? गोली भी चला सकते हैं। इधर बिस्मिल्लाह, ये क्या हो रहा? बिस्मिल ने आकर के एक झपटा दिया उस औरत को, है ना। तब बोले भैया मरने के चक्कर में हो? राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम तुझे अभी से क्या बताएं, पूरी कर दो लाइन, अगर देशभक्त हो तो समझ जाऊंगा। 1924 में क्या एचआरए से जुड़े? ये बात याद रख लेनी है। और एचएसआरए, एचएसआरए 1928 में जब बना फिरोजा शाह कोटला में, तो उसके एचएसआरए के कमांडर इन चीफ कौन थे? सबसे प्रमुख व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद थे। एचएसआरए 1928 के
कमांडर इन चीफ बने। क्या बने? कमांडर इन चीफ बने HSRA के। और मतलब इनके सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें आप देख सकते हैं कि इनको विचलित जीवन कह सकते हो। विचलित जीवन कैसे? भगवती चरण वोहरा मैंने आपको बताए, इनके बहुत करीबी दोस्त थे। बम विस्फोट में जो ये बम बना रहे थे भगत सिंह जी को छुड़ाने के लिए, हमला करने के लिए, उस विस्फोट के दौरान क्या है, भगवती चरण वोहरा जिन्होंने पुस्तक लिखी द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, उनकी मृत्यु हो गई थी। एक दुख ये रहा। एक दुख था सबसे बड़ा किसका, कि ये लोग जो हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी फांसी की सजा कम होनी चाहिए। अब सुनो रे सच, ये सच उनके लिए जिनका मैसेज मेरे पास आया गांधीवादियों का। उन गांधीवादियों के लिए मैसेज है, और समझना, गांधीवादियों के लिए यह मैसेज है कि इन्होंने, चंद्रशेखर आजाद ने दुर्गा भाभी को भेजा किसके पास में, महात्मा गांधी के पास में, कि जाओ महात्मा गांधी जी से प्रार्थना करो, वो जरूर जरूर प्रस्ताव रखेंगे भगत सिंह जी की, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की सजा को कम करने के लिए। गांधी ने क्या कहा होगा? गांधी ने बोला था ऐसे प्रस्ताव का कोई अर्थ ही नहीं बनता, ये निराधार है। वापस आ गई। चंद्रशेखर आजाद गए खुद नेहरू के पास कि इस गांधी इरविन समझौते में आप दबाव बनाइए, दबाव डालें सरकार पे, कम से कम बात तो करो। 20 फरवरी, लोग कहते हैं ना गांधी जी तो अहिंसा के साथ थे। बेटा 1942 के जब दंगे चल रहे थे ना, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दंगे चल रहे थे, तो दंगों के लिए लोगों ने बोला था कि इनसे बोलो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होने वाले दंगों में महात्मा गांधी जी से बोला जाए कि वो एक आमरण अनशन करें, एक आमरण अनशन करें, आमरण अनशन करें इस बात के लिए कि भाई दंगा मत करो। गांधी जी व्रत रख लो, लोग जो है दंगा नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने खुद कहा था कि ये जो दंगे है ना, इस तरह के दंगों को रोकने के लिए मैं व्रत नहीं रख सकता, ये सरकार की नीतियों का परिणाम है। सरकार की नीतियों का परिणाम तो मेरे दोस्त बहुत पहले से चलता आ रहा था गलत। मैं ये नहीं कह रहा गांधी जी गलत है, लेकिन जहां गांधी जी गलत है वहां तो बोलोगे गांधी जी गलत है, या चमचे हो गांधी के, है? गांधीवाद एक अलग कॉन्सेप्ट है ना? गांधीवाद एक अलग कॉन्सेप्ट है। गांधी जी तो औद्योगिकरण के खिलाफ थे। आप लोगों को उद्योगों की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने तो सुभाष चंद्र बोस और इनकी तीव्र, दोनों के बीच में क्यों विभेद हो गया था? क्योंकि गांधी जी कहते थे कि मैं औद्योगिकरण के एकदम खिलाफ हूं। आज नहीं है देश में औद्योगिकरण, नहीं समझते औद्योगिकरण की, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हो, नहीं जानते अर्थव्यवस्था क्या होती है, कैसे चलती है, उद्योगों से चलती है। वो गांधी जी तो खिलाफ थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां आलोचना होनी चाहिए वहां आलोचना करो, और आलोचना सबकी होनी चाहिए, वो तुम हो, मैं हूं, चाहे वो होल्डिंग कोई सरकार है या कोई विपक्ष है। तो जब तक आप छात्र नहीं होंगे तब तक आप, मतलब तब तक आप छात्र नहीं होंगे जब तक आप आलोचना करना, जो सही चीज है उसके खिलाफ बोलना नहीं सीखेंगे। क्या बोलोगे? HSRA 1928 के कमांडर इन चीफ कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। याद रख लेना, 20 फरवरी, इसी 20 फरवरी 1931 को मिले थे नेहरू से। किससे मिले? जवाहरलाल नेहरू से। नेहरू तो थे पक्ष में, ठीक है, कुछ होना चाहिए, और इनके समाजवादी विचारों के लिए रूस भेजने की बात हुई कुछ लड़कों को कि रूस जाकर के वो समाजवादी विचारों की एजुकेशन लेंगे। नेहरू ने 1000 रुपए भी दिए, और जिस समय चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मारी तो 450 के करीब रुपए उनकी जेब से भी निकले थे। क्या बोलोगे? 20 फरवरी 1931 को नेहरू से मिले। नई बात बनी इधर से भी कोई, ठीक है, कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी संतुष्ट जवाब इन्होंने भी नहीं दिया कि भाई हाँ ये करेंगे। इनका एक दोस्त था सुखदेव थापर। क्या बोलोगे? सुखदेव, सॉरी थापर कह रहा हूं, सुखदेव राज। कौन थे इनके दोस्त? वो सुखदेव नहीं है, सुखदेव राज इनके दोस्त से, जिनसे मुलाकात करने ये 27 फरवरी को पहुंचे थे अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क
और अल्फ्रेड पार्क, जिसका अब नाम बदल करके हम लोगों ने क्या कर दिया है, इलाहाबाद पार्क कर दिया है। अल्फ्रेड पार्क, अब नाम क्या है इसका, इलाहाबाद पार्क। इलाहाबाद पार्क देखते होंगे ना तस्वीर, एक पेड़ के पास दिखाया जाता है इनको, चंद्रशेखर आजाद को एक पेड़ के पास दिखाया जाता है। तो यही सेना जो इनकी सूचना मिल गई थी कि भाई यहां चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं किसी से मिलने, मुखबिरी कर दी गई इनकी, क्या कर दी गई, मुखबिरी। मुखबिर बताऊं कौन है, मुखबिर था वीरभद्र तिवारी। और समझना बात को, ये वो व्यक्ति है जिसने मुखबिरी की थी। और इसी वीरभद्र तिवारी को मारने के लिए, समझो बात को, चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी किसने कर दी, मुखबिर था वीरभद्र तिवारी। कौन है, वीरभद्र तिवारी। तो उनकी वजह से क्या चली गई, ये सूचनाएं लीक हो गई। और ब्रिटिश सरकार सच में चंद्रशेखर आजाद से परेशान थी। आप देखो तो सही, काकोरी कांड से लेकर के जितने भी बड़े कांड देश में हुए, सबके पीछे किसका हाथ, चंद्रशेखर आजाद का हाथ। योजनाएं किसकी, चंद्रशेखर आजाद की योजनाएं। तो ब्रिटिश सरकार ने उस समय लगभग 700 से 800 लोग तो इसी चीज के लिए लगा रखे थे कि जाकर के इसको चंद्रशेखर आजाद जी को ढूंढे और पता लगाइए कहां है। इनाम रखा हुआ था। और तो मुखबिरी कर दी भारत के ही एक व्यक्ति वीरभद्र तिवारी ने। बढ़िया आदमी है ना। ऐसे लोग हुए हैं देश में, ऐसे लोगों की वजह से देश की अस्मिता गई है, ऐसे चापलूसों चाटुकारों की वजह से देश की अस्मिता गई है। तो मुखबिर तिवारी, लेकिन ऐसे देश में ऐसे भी हुए हैं, कहते ना लोग, कोई कोई ये कह देता जी बनिया, समझना मेरी बात को और बुरा मत मानना, लोग कह देते हैं ना जी बनिया कहां गोली चला रहे हैं। बड़ा इस मुखबिर तिवारी पर गोली चलाई जाके रमेश चंद्र गुप्ता ने, बोला चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी करेगा, लेकिन बच गया वीरभद्र तिवारी। उल्टे सजा किसको हुई, सजा किसको हुई, रमेश चंद्र गुप्ता को 10 साल की सजा। चलो, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, क्या बोलेंगे, क्या कर दिया है हम लोगों ने, अब नाम इलाहाबाद पार्क का, सॉरी इलाहाबाद पार्क लिख रहा हूं, आजाद पार्क कर दिया गया है। आजाद पार्क नाम कर दिया गया है, सॉरी इलाहाबाद में स्थित है, इलाहाबाद तो जगह है, क्या नाम कर दिया गया, आजाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। तो यह घटना थी जब कौन आ गया था, जो था आपका नॉट बाबर, नॉट बाबर, गोली चलाई बराबर चंद्रशेखर आजाद ने, एक गोली बची लास्ट की, एक गोली, बोले दुश्मन की गोली से नहीं मरूंगा, दुश्मन की गोली मुझे शिकार नहीं बना सकती। लास्ट गोली बची हुई थी, अपनी रिवॉल्वर रखी और अपनी गोली उन्होंने खुद को मार ली। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यहां तक की बात क्लियर है, क्या इनका योगदान था, इतनी बात क्लियर है। कोई प्रश्न आप लोगों का हो तो आप बताएं। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। एचएसएल के बैच में लाइव क्लास नहीं चल रही है, क्यों? चलो भैया आगे शुरू करेंगे, आगे शुरू करेंगे हम लोग, शुरू करेंगे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। किस तरह, मतलब छोटे से शब्दों में मैं आपको बताऊं, देखो हम गुलाम थे ब्रिटेन के, अंग्रेज अगर कमजोर होते तो, अंग्रेजों ने हम पर राज क्यों किया, राज किया क्योंकि अंग्रेज हमसे ताकतवर थे, नीतियां बंदूकों से चालाकी से उन्होंने काम लिया, ऐसी नीतियां बनाई कि हम पर राज कर पाए। ना तो संख्या में हमसे ज्यादा थे और हमारी सरजमी पर इतनी दूर से आए, तो अपनी बुद्धि के कारण राज कर पाए, नीतियां थी। अगर ये अंग्रेज जो है मजबूत ही ना हो पाते, अंग्रेज अगर कमजोर हो जाते, अंग्रेजों को अगर कमजोर कर दिया जाए तो अंग्रेज राज ही ना कर पाए भारत पर। यही सोच थी किसकी, सुभाष चंद्र बोस की।
कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है 1939 से 45, इसमें ब्रिटेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए और ब्रिटेन कमजोर होगा तो ब्रिटेन उपनिवेश के रूप में भारत को हैंडल नहीं कर पाएगा, खुद ही आजाद कर देगा। ऐसे कॉन्सेप्ट से चले कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जन्म कहां, जन्म स्थान बताएं बच्चे। जन्म हुआ 23 जनवरी, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं हम। कौन सा दिवस मनाते हैं? 23 जनवरी 1897। कहां हुआ था जन्म? कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा में, ठीक है। ये इनका जन्म स्थान है। और 23 जनवरी को क्या बताया मैंने, क्या मनाते हैं हम लोग? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पिता जानकीनाथ, वकील थे एक बड़े, जानकी नाथ। माता प्रभावती, माता प्रभावती। और शादी की थी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाकर के, विदेश में। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। एमिली, एमिली सेंकल। जब ये अपना वहाँ काम कर रहे थे तो टाइपिस्ट वाइपिस्ट की जरूरत पड़ी इन्होंने, तो टाइपिस्ट थी एमिली सेंकल, फिर उससे प्यार हो गया इन्हें एमिली सेंकल से, उसी से इन्होंने शादी कर ली थी। चलो यहां तक की बात में कोई दिक्कत? जन्म 23 जनवरी 1897, कटक उड़ीसा। इनके जन्म को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके पिता का नाम जानकीनाथ, माता का नाम प्रभावती गुप्ता, ठीक है। एजुकेशन हुई, पिता का सपना था, पिता जानकीनाथ का सपना था कि सुभाष चंद्र बोस आईसीएस परीक्षा को पास करें। आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, आईएएस परीक्षा जिसको आप जानते हैं, यूपीएससी एग्जाम्स के नाम से आप जानते हैं। तो उनका सपना था कि सुभाष एक आईसीएस परीक्षा को पास करें। तो 1920 में इन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की, चौथी रैंक आई थी इनकी, आईसीएस परीक्षा पास। किसी भी भारतीय द्वारा प्राप्त की गई सबसे अच्छी रैंक थी उस टाइम की। लेकिन मन कहां था? मन था सपनों का भारत बनाने का, मन आईसीएस परीक्षा पास करके नौकरी करने का नहीं था। 1921 में नौकरी छोड़ दी। बड़ी बात तो उस समय यही हुई कि आईसीएस की नौकरी छोड़ दी, एक स्वर्णिम भविष्य छोड़ दिया। किस बात के लिए? भारत की आजादी के लिए। इस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था बताएंगे एक बार? कौन सा आंदोलन चल रहा था जिसके लिए नेताजी अपनी नौकरी छोड़ करके आए और पढ़ाई के लिए भी लंदन गए थे? तो पहले तो यह था कि लंदन जाके ही तैयारी होती थी। बोलो फटाफट से, कौन सा आंदोलन चल रहा था? क्या बोलोगे? असहयोग आंदोलन। गांधी जी से जाकर के मिले, गांधी जी से जाकर के मिले, बोले कि असहयोग आंदोलन से मैं जुड़ना चाहता हूं। गांधी जी ने बताया, चर्चित थे जिस टाइम सुभाष चंद्र बोस आए भारत, तो लोग इनसे उस समय परिचित होने लगे थे कि भाई कोई एक ऐसा व्यक्ति है, अखबारों में छपा, जो देश सेवा के लिए आईसीएस की नौकरी को ठुकरा करके आ रहा है। लोगों के अंदर एक उत्साह था सुभाष चंद्र बोस के लिए। जाके गांधी से मिले, गांधी जी ने कहा बंगाल जाओ, दास बाबू के साथ काम करो। दास बाबू कौन है? जो बंगाल में असहयोग आंदोलन का उस समय नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। आगे आएंगे। इसी तरह ये आंदोलन से जुड़े और 1928 में डोमिनियन स्टेट्स की मांग इन्होंने की। आपसे कोई पूछे डोमिनियन स्टेट्स की मांग सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? 1928। इनका ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अधिवेशन याद है? 1938 1939 दोनों। देखो 1938 में अगर हम लोग कहें कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे, नहीं, ऐसा नहीं है। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के खिलाफ थे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कहीं किसी ना किसी पक्ष पर टकराव हो जाता है। तो गांधी जी जिस समय ये पहली बार अध्यक्ष बने, कब बने थे? 1938 में। कहां? हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में। तो तब गांधी जी चाहते थे कि देश की स्थिति के हिसाब से कोई एक थोड़ा तीव्र नेता इस समय अध्यक्ष होना चाहिए। तब उस समय गांधी जी फेवर में थे।
लेकिन जब ये अध्यक्ष बने और इन्होंने अपना पहला भाषण दिया और इनके पहले भाषण में गांधी जी को यह झलका कि ये व्यक्ति देश को औद्योगिकीकृत करना चाहता है, औद्योगिकरण की तरफ ले जाना चाहता है, तो वो इनके प्रखर विरोधी हो गए, आलोचना करने लगे इनकी। नहीं नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए देश के लिए। क्या बोलेंगे? 1928 में डोमिनियन स्टेट्स की बात, 1938 में, बच्चे दोबारा से नहीं बताऊंगा ये, 1938 कांग्रेस के अधिवेशन में मैं आपको बता चुका हूं। 1938 में कहां था? हरिपुरा, गुजरात में। हरिपुरा में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। 1939 में आपको बता चुका, त्रिपुरी संकट कहते हैं जिसको। ये क्या था? कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, क्योंकि त्रिपुरी मध्य प्रदेश में अधिवेशन हो रहा था और गांधी जी जिनके लिए प्रचार कर रहे थे, बी पट्टाभी सीतारमैया, वो क्या हो गए थे? उनको वोट मिले थे 1377 और सुभाष चंद्र बोस को वोट मिले थे कितने? 1580। और गांधी जी ने स्वीकार किया था कि ये मेरी स्वयं की हार है। किसकी? तो इतनी इनका क्या बोलोगे आप लोग? यस, प्रसिद्धि। इतनी प्रसिद्धि उस समय सुभाष चंद्र बोस की होने लग गई थी। चलो भाई, तो यहां 1939 के बाद बच्चे मैंने क्या बताया था? गांधी जी खिलाफ हो गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 14 सदस्यों में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया कि हमें कांग्रेस में नहीं रहना। सुभाष चंद्र बोस ने कहा भैया रुको तो सही, क्यों फुर्ती करते हो इतनी, हम चले जाते हैं, आप यहीं रहो। तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दी। फिर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, सब लोग मान गए ठीक है ठीक है ठीक है। 1939 में इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक गठन बनाया। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ऐसे लोग जो इनके फेवर वाले थे वो इनके साथ आ गए। ठीक है, बहुत शानदार। उपासना तिवारी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत बढ़िया। चलो कोई दिक्कत। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का इन्होंने गठन कर दिया और जब ये अपना काम करने लग गए तो अंग्रेजों की नजरों में आ गए। अंग्रेजों की नजरों में आ गए तो अंग्रेजों ने इनको कहा नजरबंद कर लिया। नजरबंद का मतलब होता है एक घर में आप रह सकते हैं, इसके अंदर अंदर रहो, बाहर नहीं जाओगे, ना किसी से मिलोगे ना जुलोगे, मिलोगे तो निगरानी में मिलोगे, पता रहेगा किससे मिल रहे हो, क्या बात चल रही है। नजरबंद कर लिया गया। लेकिन नजरबंद में से ये फिर निकल करके भाग गए मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में। पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान पहुंचे, अफगानिस्तान में काबुल पहुंचे, काबुल से पहुंचे ये कहाँ? जर्मनी। ये परीक्षा में नहीं पूछी जाएंगी बातें। कहाँ? काबुल से जर्मनी, और जर्मनी से फिर कहाँ पहुंचे थे? फिर पहुंचे थे मतलब जर्मनी बर्लिन, और बर्लिन से मॉस्को। 1941 में सभी देशों के नेताओं से जाकर के मिले। जर्मनी क्यों गए होंगे? जर्मनी ये गए थे क्या? हिटलर के पास में। एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का तानाशाह, जर्मनी का चांसलर। कब बना था जर्मनी का चांसलर? 1933 में। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर एक सैनिक के रूप में था। 1918 में एक सैनिक, और अगला द्वितीय विश्व युद्ध उस सैनिक की वजह से हुआ कि वो जर्मनी का तानाशाह बन गया। इतनी प्रसिद्धि हो गई। स्पीच सुनो कभी, आप लोग तो नहीं समझ पाओगे शायद जर्मन, सबटाइटल में देख सकते हो, लेकिन उत्साह देखना, उत्साह देखना हिटलर की स्पीच का कि लोग दीवाने होते होंगे या नहीं होते होंगे। तो हिटलर से जाकर के मिले कि हम ये क्या है, हिटलर भारतीयों का सहयोग करे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, लेकिन हिटलर की कोई विशेष रुचि भारत में नहीं थी। हिटलर कहता था यार मैं तो खुद इधर अपना बिजी हूं, मुझे कोई टांग नहीं अड़ानी इसमें। मतलब उसने कोई, कहते ना स्पष्ट जवाब ना देना, टाल मटोल की स्थिति, उसने कोई जवाब नहीं दिया था। जवाब नहीं दिया था मतलब पहले तो वो मिलने को ही तैयार नहीं था। जैसे वो आती है कि सुभाष चंद्र बोस गए तो हिटलर ने अपने बहुत सारे क्लोन बना रखे थे, पता ही नहीं चलता था कौन हिटलर है, कहीं स्वागत कर रहा कोई हिटलर जा रहा, कहीं दूसरा हिटलर जा रहा, असली हिटलर कौन है किसी को पता ही नहीं। खुद हिटलर को ये बात पता थी उसके क्लोन है, तो बैठ गए जा करके। तो कहते अखबार पढ़ रहे थे, एक व्यक्ति इनके पास आया, उसने बोला मैं एडोल्फ हिटलर हूँ।
इन्होंने देखा उसकी तरफ ऊपर, फिर अखबार पढ़ने लग गए। फिर आया दूसरा व्यक्ति, मैं एडोल्फ हिटलर, बताओ। फिर देख रहे ऊपर, फिर अखबार पढ़ने लग गए। फिर खुद मतलब उन्होंने बताया होगा हिटलर को जाकर के कि जी ये तो व्यक्ति कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है हिटलर के नाम पे। तो फिर क्या हुआ, फिर स्वयं एडोल्फ हिटलर के कंधे पे हाथ रख के बोले कि मैं एडोल्फ हिटलर, बताओ क्या मदद चाहते हो। मतलब ये प्रकरण है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये झूठ है, एडोल्फ हिटलर किसी के पास उठ के कैसे आ जाएंगे, ऐसे सुभाष चंद्र बोस बैठे हुए थे। तो वो सिर्फ एक घटना मात्र बताई जाती है, उसकी कहीं सच्चाई मतलब झलकती नहीं है। तो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मेरे कंधे पर हाथ जो रख सकता है वही हिटलर है। तो उसका सच जाननी पड़ता है क्या है। चलो भाई, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ। क्या हुआ, लेकिन यह बात सच है कि हिटलर के क्लोन थे, इतनी बात याद रख लेना। चलो भाई, क्या बोलोगे। 1941 में जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। फ्री इंडिया सेंटर क्यों, इंडिया को मुक्त कराने के लिए। वहां अपना काम ये करने लगे कि भारत की आज़ादी के लिए मैं क्या कर सकता हूं। फ्री इंडिया सेंटर चलाया। फ्री मतलब भारत को क्या स्वतंत्र करने के लिए चलाया गया फ्री इंडिया सेंटर। यही इन्होंने 1941 में इंडियन लीग की स्थापना की। इंडियन लीग की स्थापना की 1941। यहां अंग्रेजों को ये सारी खबर पता चल रही है और अंग्रेजों ने क्या भेज दिए, अपने गुप्तचर भेज दिए और हत्या करने का प्रयास किया गया। किसका, सुभाष चंद्र बोस का। यहां सुभाष चंद्र बोस यहां छोड़ करके, अब इनको पता चल गया कि वे बर्लिन में इनका सहयोग ये हिटलर करने वाला है नहीं। हिटलर ही वो व्यक्ति है जिन्होंने इनको नेताजी की उपाधि दी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा था। फिर क्या हुआ, यहां से ये गए मास्को। क्या बोलोगे, सॉरी, यहां से गए जापान। कहां गए, जापान गए। मास्को से तो आए थे जर्मनी, यहां से गए जापान। और जापान में कौन था उस समय, हिदेको तोजो, सैन्य प्रमुख हिदेजो तोजो। इनसे जाकर के मिले, बोले यूरोपियन देशों से बात नहीं बनने की है हमको, हम एशियाई भाई भाई। जापानियों से जाकर के बोले देखो ये सब हैं एशियाई। और दौर किसका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका चला 1939 से 45। दो देशों के बीच में हुआ है बच्चे। दो देशों के क्या मतलब, दो पक्षों के बीच में, मित्र राष्ट्र और एक तरफ थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन कौन आते हैं आपके, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, बड़े देश बता रहा हूं, इटली हो गया, चीन इन्हीं के साथ था। ठीक है, जर्मनी, जापान, इटली, इटली ने इनका सहयोग किया था। कोरिया हो गया, जैसे कोरिया। मित्र राष्ट्रों में कौन है, ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया। रूस भी गए थे ये बात करने कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये पक्ष किसका लें, भारतीयों के पक्ष में कुछ करें। लेकिन रूस ने भी कोई मदद नहीं की थी, मास्को से कोई मदद नहीं मिली थी। किसको, सुभाष चंद्र बोस जी को। रसिया हो गया। और कौन कौन से देश हैं आप देख सकते हैं, जितने भी बड़े देश हैं सारे, जितने भी बड़े देश हैं सारे वो मित्र राष्ट्र थे, वो मित्र राष्ट्र थे। सिंगापुर में कौन सा नारा लगाया, बेटा सिंगापुर भेज तो दूं। हिटलर ने आत्महत्या की थी मेरे दोस्त, निखिल गुजर। चलो यहां आएंगे बेटा, यहां समझो बात को। तो यहां जापान से सिंगापुर नहीं गए हैं। यहां सुनो मेरी बात को पहले ध्यान से। क्यों तुम लोग दिमाग लगाते हो रे मेरे प्यारे बच्चों, नादान अकल के कच्चों। हिदेको तोजो ने मदद का वादा किया। क्या चल रहा है, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये जो जापान है ना, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने कब्जा कर लिया किस पर, समझना मेरी बात को, जापान ने कब्जा कर लिया सिंगापुर पर। किस पर कब्जा कर लिया था, जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया था। कोई दिक्कत,
भारत किसकी तरफ से लड़ रहा था? लिलिथगो की घोषणा मैंने बताई आपको कि लिलिथगो ने बोला भारत ही हमारे साथ है, गांधी जी ने कहा हमारा तुम्हारा साथ नहीं है। क्रिप्स मिशन आया 1942 में भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग देने के लिए, मनाने के लिए, मान गए भारतीय। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम किसकी तरफ से लड़े बताओ जल्दी से, फटाफट कमेंट में। अंग्रेजों की तरफ से लड़े, यूके है ना, ब्रिटेन की तरफ से हम लोग लड़े। तो हमारे जितने भी सैनिक हैं वो किसका सहयोग कर रहे थे? मित्र राष्ट्रों का। ठीक है भैया। और मित्र राष्ट्रों का यानी जापान ने किस पर कब्जा किया है? सिंगापुर पर। तो सीधी सी बात है, सिंगापुर क्या होगा? जापान के अगेंस्ट होगा। यानी ये सिंगापुर क्या है? मित्र राष्ट्र। और यहां सिंगापुर में सैनिक कौन से होंगे? भारत के भेजे गए थे यहां सैनिक। कौन थे यहां? डिप्लॉयड सैनिक थे भारत के, जिनको जापानियों के खिलाफ लड़ने को भेजा गया था। यही बीच में कॉन्सेप्ट आएगा बच्चे आजाद हिंद फौज का। ब्रिटिश सेना में एक सैन्य अधिकारी, कौन? आपके मोहन सिंह। समझना क्या बताने जा रहा हूं मैं आपको, देखना ध्यान से, लिखना आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी। अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 सितंबर 1942 में हुई। कौन कौन व्यक्ति हैं इसकी स्थापना को करवाने वाले? मोहन सिंह, रास बिहारी घोष। लिखेंगे एक बार, कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन कैसे? ब्रिटिश सेना में सैन्य अधिकारी थे, कैप्टन मोहन सिंह। रास बिहारी, बोलो कौन थे? रास बिहारी बोस की घोष? कौन बताएगा? आपके लिए छोड़ता हूं फिल इन द ब्लैंक। रास बिहारी बोस या घोष। निरंजन सिंह ये संस्थापक हैं ने। और 1907 का सूरत अधिवेशन याद करते हुए लिखना, ने क्या की, या ने हटा दो ना, संस्थापक ही लिख लो। संस्थापक हैं ये लोग। कौन है ये? संस्थापक हैं। आजाद हिंद फौज 1 सितंबर 1942। तो बच्चे एक बात समझो, मैंने बोला जापानियों ने कब्जा कर लिया सिंगापुर पर, तो भारत के सैनिक भी कब्जे में आ गए या नहीं? मोहन सिंह ने बात की किससे? जापानियों से। मोहन सिंह ने बात की जापानियों से कि ये भारत के सैनिक मुझे दे दो, मुझे आजाद हिंद फौज बनानी है, तुम्हारे साथ लड़ेंगे, वादा करता हूं। जापानियों से वादा कर रहा है कि ये जो सैनिक है ना, ये कोई आपके दुश्मन सैनिक नहीं है, ये तो इंडियन सैनिक है। 45,000 सैनिक थे। बोले इन्हें मुझे आप दो 40,000 सैनिकों को, मैं इन्हें आपके लिए ही लड़ाऊंगा। बड़ा अच्छा प्रस्ताव लगा, है ना। और इन्हीं में से 45,000 में 40,000 सैनिक तैयार थे, लेकिन उनकी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह देख करके 16,300 सैनिकों को लिया। किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने। और बना दी थी क्या? आजाद हिंद फौज। क्या बना दी थी? आजाद हिंद फौज। बहुत बढ़िया। रास बिहारी बोस, रास बिहारी घोष। बोलो भाई, क्या बोल देंगे? रास बिहारी बोस थे। बिल्कुल ठीक है, घोष थे जी, घोष थे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं घोष। बहुत बढ़िया। अच्छा, 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष भी याद नहीं है आपको? बताओ फटाफट से। चलो, बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? रास बिहारी बोस थे जी।
रास बिहारी बोस थे। चलो, घोष बेटा अध्यक्ष नहीं थे। 1907 सूरत अधिवेशन है। चलो यहां आओ फटाफट से, क्या बोलेंगे? आजाद हिंद फौज की जो पहली डिवीजन थी, इसको बोलते हैं पहली डिवीजन। कैसे बनी थी पहली डिवीजन, समझ गए? दो डिवीजन बनेंगी। पहली डिवीजन बनी थी 1 सितंबर 1942 को। काम कर रहे हैं बढ़िया। तब जाकर के जापानी प्रधानमंत्री से मिलने के बाद में किसने किया था ये काम? मोहन सिंह ने। और आजाद हिंद फौज की यही कमांड 4 जुलाई 1943 को 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था कमांडर इन चीफ। सुभाष को कमांड मिली। अब ये लोग कौन हैं? ये भारतीय तो थे। आजाद हिंद फौज में जो सैनिक हैं भारतीय हैं। कौन वो भारतीय हैं जो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? ब्रिटेन के पक्ष में, धुरी राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन अब ये अपील कर रहे हैं, पर्चे बांटे जा रहे हैं सेना में, ऊपर जहाजों से पर्चे गिराए जा रहे हैं, है ना? पर्चे गिराए जा रहे हैं कि जो अब भारतीय हैं वो आजाद हिंद फौज के साथ में, किसके साथ में है? अब वो धुरी राष्ट्रों के साथ में है। चलो भाई, 4 जुलाई 1943 को। और यही प्रमुख बात है, जब 5 जुलाई को नेताजी ने नारा दिया आजाद हिंद फौज को, दिल्ली चलो। कब दिया था नारा? सिंगापुर में 5 जुलाई 1943। इसके अगले ही दिन सिंगापुर में क्या नारा दे दिया? दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो। कोई दिक्कत? अक्टूबर में देखना भैया, अक्टूबर 1943 में क्या हुआ? संगठित कर रहे हैं लोगों को। अक्टूबर 1943 में अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी, सिंगापुर में ही अस्थायी सरकार की घोषणा। एक सरकार बना ली, अस्थायी सरकार, आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में, कि भाई आगे हम लोगों को लीड करना है। और जापानियों से भी थोड़े इनके मतभेद हो गए। मतभेद क्यों हो गए? क्योंकि आजाद हिंद फौज के सैनिक बढ़ते जा रहे थे। उल्टा जापानियों को खतरा लग रहा है। जापानियों ने इस शर्त पर इसको शुरू किया था कि 2000 लोग होंगे, लेकिन मोहन सिंह ने 16,000 लोगों को इकट्ठे करके बना लिया था। लेकिन विश्वास दिलाया था उन्होंने कि भाई हम आपके पक्ष में रहेंगे। अस्थायी सरकार की घोषणा हुई, और जिसका हेडक्वार्टर कहां था? एक तो था सिंगापुर में, और एक हेडक्वार्टर बनाया था इन्होंने, हेडक्वार्टर 2 कहां? आपका रंगून में। जिसके मुख्यालय कहां बनाए गए? जिसके मुख्यालय कहां बनाए गए? बोलेंगे एक बार? वेरी गुड, बोलो भैया। अब दरअसल में ये सेना कहां बढ़ी? इन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। तो भारत की तरफ बढ़े लोग, और इन्होंने टारगेट किया इम्फाल अभियान को। किसको? इम्फाल अभियान। यानी कि जैसे भारत है, आप सभी जानते हो, भारत की बात करते हैं तो इधर मणिपुर की साइड से इन लोगों को एंटर करना था भारत में। भारत में एंटर करने का उद्देश्य यह था कि जो यहां से खेप जाएंगी, मतलब जो जा रही हैं आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इधर की साइड से या इधर की साइड से, हम लोग इधर से कनेक्टिविटी काटेंगे, और इधर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं है ब्रिटिशियर्स की, अंग्रेजों की, तो उनको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ जाकर के यहाँ के लोगों को जोड़ लेंगे और तब आगे बढ़ेंगे, कूच करेंगे। लेकिन इम्फाल अभियान में धोखेबाजी क्या हुई कि जापानी अधिकारियों ने धोखेबाजी करी, और भारतीयों के साथ बहुत दुर्व्यवहार यहाँ किया गया। मतलब ना तो उनको खाने को दिया गया, ना बंदूकें दी गई, यहाँ तक कि उनके पर्सनल काम करने तक के लिए इन लोगों को यहाँ जापानियों ने यहाँ पहुँचते पहुँचते भेदभाव करने लग गए। और अंत में हुआ क्या था? खुद जापान ने ही सरेंडर कर दिया। खुद जापान ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरेंडर कर दिया, तो इन लोगों का तो फिर क्या है, हौसला बिल्कुल ही टूट गया। तो आजाद हिंद फौज के जितने भी लोग थे वो सभी बंदी बना लिए गए। बहुत मजबूती से काम कर रहे थे ये लोग, नहीं तो बहुत अच्छे से संगठित किया गया था। ब्रिगेड बनाई गई थी, इसी में थी महिला ब्रिगेड। क्या नाम था महिला ब्रिगेड का? रानी लक्ष्मीबाई। आजाद हिंद फौज में ब्रिगेड लिख लेना कुछ।
जो महिला ब्रिगेड थी, महिला ब्रिगेड का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। और बाकी तो पुरुषों की थी। एक महात्मा गांधी बनाई थी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ब्रिगेड, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं शब्द को, महात्मा गांधी ब्रिगेड, ब्रिगेड मतलब एक टुकड़ी, महात्मा गांधी ब्रिगेड थी। और अबुल कलाम ब्रिगेड थी, अबुल कलाम ब्रिगेड थी। अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम मत लिख लेना कभी, अब्दुल कलाम सोच लो। चलो भी, अबुल कलाम हो गई। और एक थी अपने नाम पर, सुभाष ब्रिगेड थी, सुभाष ब्रिगेड, ब्रिगेड निकल रहा है मेरे मुंह से बार बार। और एक जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, कौन सी? नेहरू, नेहरू ब्रिगेड। 1944 में, 1944 में इन्होंने ही गांधी जी को क्या राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। जब रेडियो पर बात की इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से, क्या बोला? ये बोला था इन्होंने कि जो हम ये अभियान चला रहे हैं इसके लिए विजय का आशीर्वाद दे। तब इन्होंने 1944 में नारा दिया, 1944 में नारा दिया था, 1944 में नारा दिया, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कब का? 1944 का नारा है, 1944 का नारा है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, राकेश कुमार प्रजापति एकदम ठीक लिख रहे हैं। याद रख लेना बच्चे, जो आजाद हिंद फौज के सैनिक, जब मैंने बताया इम्फाल अभियान नाकामयाब हो गया, तो ये क्या, इन सैनिकों को बंदी बना लिया गया, आजाद हिंद फौज के सारे सैनिकों को। और बंदी बना करके इनको कहाँ लेकर के आए? दिल्ली लेकर के आए। दिल्ली चलने के लिए कह रहे थे तुम चलो दिल्ली। तो इन पर यहां चला था क्या? लाल किला मुकदमा। क्या बोलोगे, क्या चला था? लाल किला मुकदमा। और लाल किला मुकदमे में जो प्रमुख अभियुक्त बनाए गए वो कौन कौन थे? प्रेम सिंह सहगल, प्रेम सिंह सहगल, मेजर शाहनवाज खान, मेजर शाहनवाज खान। और तीसरा व्यक्ति कौन था? गुरबख्श सिंह, कर्नल गुरुबख्श सिंह। इन तीन व्यक्तियों को मुख्य आरोपी बना करके इन सब पर क्या चला? लाल किला मुकदमा चला। और लाल किले मुकदमे की जो पैरवी थी, जो पैरवी की इसकी मतलब जो मुकदमे को लड़ा, वो एडवोकेट कौन थे? पहले तो एडवोकेट नियुक्त करना चाह रहे थे तेज प्रताप सप्रू को, लेकिन उनकी अस्वस्थता के चलते किसको किया गया था? भूला भाई देसाई को, भूला भाई देसाई। लाल किले में मतलब पूरा देश इन लोगों के पक्ष में था। कहते हैं कि लाल किले में जब कार्यवाही चलती थी तो अंदर अंदर कार्रवाई चलते में, अंदर तो लाल किले की कार्रवाई चल रही है, तो क्या बोला मैंने कि लाल किले के अंदर कार्रवाई होते में क्या होता था कि अंदर तो बहस चलती थी और बाहर लोग खड़े हो जाते थे लाल किले पर और वो नारे लगाते थे और नारों की गूंज अंदर सुनवाई तक पहुंचती थी। तो बाद में क्या हुआ? इन लोगों को बरी कर दिया गया, बरी कर दिया गया। अब एक और बात नोट कर लो, सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु जो कभी सत्यापित नहीं हो पाई, सुभाष चंद्र बोस मृत्यु अंतिम कहां देखे गए थे? ताइकू हवाई अड्डा जापान, ताइकू हवाई अड्डा जापान। बहुत सारे सोर्सेज बताते हैं कि इनको रूस में क्या रखा गया? नजरबंद रखा गया। और अंतिम तिथि जब ये दिखे तो ये तिथि थी 18 अगस्त
1945। और इनके जो जुड़े हुए रहस्य हैं आज तक कभी भारत सरकार ने रिवील भी नहीं करे हैं, उन तथ्यों को सामने भी नहीं लाया गया है कि वो तथ्य क्या हैं जो इनकी कहते हैं कि भाई ऐसे साक्ष्य भी भारत सरकार के पास हैं जिनमें ये दर्ज है कि ये कहाँ थे, फिर उनको सामने क्यों नहीं लाया गया, क्या कारण है, वो आज तक भी सामने नहीं आए। बहुत सारी दलीलें चल रही हैं, बहुत सारी मांग चल रही है। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे से पढ़ते रहे, मिलते हैं कल की क्लास में।